नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। आप सबका हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। बेटा, कल हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक का गद्यांश भाग का प्रथम पाठ बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, एक पिक्चराइजेशन के साथ, चित्रों के साथ हमने उसका अध्ययन किया। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि चित्रों के माध्यम से सारी जो पट कथा है, उसकी जो कहानी है, वो कहानी हमें अच्छे से समझ आए। अब आपको श्यामपट्ट पर यहाँ मुख्य दो उद्देश्य जो है वो जो मेरे निर्धारित किए गए हैं इसी कहानी से संबंधित, वो यहाँ उद्धृत दिखाई दे रही हैं। जिसका पहला उद्देश्य है कि बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं, इन्हीं स्वभावगत विशेषताओं से आधारित हमारी 10th के इसी चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमारे प्रश्न पत्र में पूछे जाते रहे हैं। इनका अध्ययन अभी थोड़े समय पश्चात हम करेंगे। और दूसरा मुख्य उद्देश्य है इस कहानी का उद्देश्य। मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में मैंने बताया कि उनका हर कहानी का जो पीछे उद्देश्य रहा है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। यानी यथार्थवाद तो वो अभिव्यक्त करते ही हैं, उस यथार्थवाद के साथ साथ वो ये बताते हैं कि वास्तव में ये जो यथार्थ है वो आगे जाकर कैसी एक आदर्श स्थिति को हमारे समक्ष उपस्थित करेगा। जैसा कि इस कहानी में था कि छोटा भाई और बड़े भाई दोनों में स्वभाव की बहुत अंतर था, और अंतर होने के साथ साथ उनमें उम्र का भी अंतर था, और उम्र का ये जो अंतराल है वो जो है कहीं ना कहीं उनके स्वभाव की विशेषताओं का विभेद जो है वो उत्पन्न करता है। बड़ा भाई जो बड़ा होने के नाते अपनी आदर्श स्थिति को बनाए रखना चाहता है, वो ये चाहता है कि छोटा जो है वो उसको एक आइडल मान करके उसी को फॉलो करे। यानी एक आदर्श भाई के रूप में वो अपने छोटे भाई के समक्ष उपस्थित होना चाहता है, ताकि छोटा भाई जो है उसका अनुकरण करे। वो ये माने कि जैसा मेरा बड़ा भाई है वैसा मैं बनना चाहता हूँ। इस रूप में वो मन की सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है। किसी भी रूप में वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे छोटा भाई जो है वो पथभ्रष्ट हो सके, बल्कि एक बड़े भाई होने के नाते छात्रावास में रहते हुए, अपने माता पिता और परिवार से दूर रहते हुए, अपने छोटे भाई के समस्त जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों को वो वहन करता है, यही सोचकर कि मेरे होते हुए मेरा भाई जो है पथ भ्रष्ट ना हो सके। वो हर समय उसका मार्ग प्रशस्त करता है, और जहां जहां पर उसके छोटे भाई के द्वारा कहीं खामी या त्रुटि रहती है, बड़ा भाई जो है उसको वापस से सही करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है वो पाठांतर्गत यही है कि बड़े भाई के स्वभाव की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि बेटा मैंने आप सभी को पहले बताया कि इससे संबंधित प्रश्न जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में, यानी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में हमारे प्रश्न पत्र में पूछे जाते रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं। हालांकि ये कहीं ना कहीं आपके अभ्यास प्रश्नों में भी शामिल है, लेकिन उसको टुकड़ों में विभक्त किया गया है। यहाँ एक क्रम में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है बड़े भाई की चारित्रिक विशेषताएं। इन चारित्रिक विशेषताओं में पहला है तालीम जैसे विषय को महत्व देने वाला। जहां आपका पाठ शुरू होता है वहीं पर यह पॉइंट दिया गया है कि बड़ा भाई कैसा था। बड़े भाई के स्वभावगत विशेषताओं में पहला ये था कि वो तालीम यानी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण विषय मानता था, और इसके लिए वो ये चाहता था कि इस तालीम को अगर अच्छे से बच्चा ग्रहण नहीं कर पाए तो उसे एक ही दर्जे में, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल ही क्यों ना पड़े रहना पड़े, उसे उस तालीम को अच्छे ढंग से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही तालीम जो है उसके जीवन का निर्माण करती है। आपके पाठ्य पुस्तक के उसी पहले गद्यांश में दिया गया है कि लेखक के बड़े भाई का ये मानना था कि अगर नींव जो है वो पुख्ता नहीं होगी, अगर नींव जो है मजबूत नहीं होगी, तो मकान किस तरह से उस पर बहुत मजबूती से खड़ा हो पाएगा। इसीलिए जब तक व्यक्ति को जीवन में तालीम यानी शिक्षा अच्छे ढंग से नहीं मिल पाएगी, तब तक व्यक्ति जो है अपने जीवन को साकार नहीं बना पाएगा। दूसरा है अध्ययनशील। स्वभाव से वो बहुत अध्ययनशील थे, हर समय पढ़ाई में लगे रहते थे, और इस रूप में वो अपने छोटे भाई के समक्ष में उपस्थित होना चाहते थे, ताकि छोटा भाई ये सोचे कि बड़े भाई साहब जो है वो अपनी पढ़ाई में हर समय मग्न रहते हैं, उनके आगे किताबें या कॉपियां खुली रहती थी। हाँ, कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए वो किताबों और कॉपियों की हाशियों में
यानी जो मार्जिन लाइन है वहां पर तरह तरह की चित्रकारी करते, अलग अलग शब्द लिखते, बिना तुकबंदी की शायरी करते। इस तरह वो हर समय अध्ययन में लगे रहने का प्रयास करते थे। फिर है अपने छोटे भाई के प्रति जिम्मेदार। छोटे भाई के प्रति जिम्मेदार, ये भी उनके स्वभाव की प्रमुख विशेषता है कि बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई के प्रति पूरी जिम्मेदारी को वहन करने योग्य था। वो ये मानता था कि बड़ा भाई होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपने छोटे भाई को पथभ्रष्ट होने से बचाऊं। वो हर समय अपने छोटे भाई के लिए जागरूक बना रहता था। जहां जहां उसकी गलती होती थी उसकी वहां उसको टोकता था, डांट डपट भी लगाता था। यानी नसीहत देना और फजीहत देना बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारी मानता था। यानी छोटे भाई को शिक्षा देना, नसीहत, सुझाव देना और फजीहत, जहां उसकी गलती हुई है वहां थोड़ी डांट डपट लगाना भी वह अपनी जिम्मेदारी समझता था। अगला आता है किताबी ज्ञान की बजाय बुद्धि के विकास को महत्व देना। बड़े भाई की ये भी स्वभाव की विशेषता है। क्यों? क्योंकि जब छोटा भाई अपने दर्जे में उत्तीर्ण होता है और अव्वल आता है तो उसको थोड़ा अहम हो जाता है, और इसी अहंकार को दूर करने के लिए बड़ा भाई जो है वो अपने स्वभाव की एक विशेषता को और उजागर करता है। वो ये छोटे भाई को समझाता है कि मात्र किताबों को रट करके और वहां पर सफलता अर्जित कर लेना कोई महान कार्य नहीं है। असल बात है बुद्धि का विकास। जो आपने ज्ञान ग्रहण किया है उससे आपके विवेक का कितना जो ज्ञान बढ़ा है वही महत्वपूर्ण बात है। मात्र किताबों को रट करके और उत्तर पुस्तिकाओं में उसको छाप करके अच्छे अंक अर्जित कर लेना ही शिक्षित होने की निशानी नहीं है। और अगला यहाँ दिया जाता है, उन्होंने कहा कि अनुभव के ज्ञान को श्रेष्ठ मानना। अनुभव के ज्ञान को श्रेष्ठ मानना, जिसे व्यवहारिक ज्ञान भी कहा गया है। व्यवहारिक ज्ञान भी कहा गया है। व्यवहारिक ज्ञान की श्रेष्ठता, ये पॉइंट भी हमें यहाँ जो बड़े भाई के स्वभाव की विशेषताओं में परिलक्षित होता है। बड़ा भाई ये मानता था, जो आपके पाठ्य पुस्तक का सेकेंड लास्ट पेज है और उसी पेज पर उन्होंने अपने छोटे भाई को बताया कि चाहे तुम अपनी परीक्षाओं को पास करते हुए मेरे दर्जे में आ जाओ या मेरे दर्जे से आगे चले जाओ, या कितनी भी बड़ी उपाधियां डिलीट एमफिल जो भी है आप क्यों ना पालो, लेकिन जब तक आपके अंदर अनुभव का ज्ञान नहीं आएगा आपका ये सारा ज्ञान उसके आगे क्षीण प्रतीत होता है, महत्वहीन प्रतीत होता है। इसके लिए उन्होंने जो है अपनी अम्मा और बाबा का उदाहरण भी दिया कि यदि छात्रावास में रहते हुए बड़े भाई ने कहा कि मैं आज अगर बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? हताश और निराश हो जाओगे या तुरंत जो है अपने घर की ओर जा करके दादा या अम्मा को बुलाने की कोशिश करोगे। लेकिन यदि दादा या अम्मा तुम्हारी जगह होंगे तो वो अपने तौर पर अपने स्तर पर उस बीमारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं हो पाया तो तुरंत मुझे किसी वैद्य या डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से उन्होंने अपने अंग्रेजी के प्राध्यापक जो हैं उनका भी उदाहरण दिया। अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड जो अंग्रेजी है उसमें पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, एमए की डिग्री भी ले रखी है, लेकिन घर की पूरी व्यवस्था का संचालन का कार्य उनकी माँ करती है। उनकी माँ ने कोई डिग्री थोड़ी हासिल की है, क्योंकि उनके हाथ से यानी सर के हाथ से खर्चा अधिक होता है और जो उनकी माँ है उनके हाथ से खर्चा इतना नहीं होता। वो घर की लक्ष्मी को व्यवस्थित ढंग से जो है काम में लेती है। और ये जो ज्ञान है ये मात्र किताबों को पढ़ने से नहीं आता बल्कि जीवन के अनुभव प्राप्त करने से आता है। और लेखक के भाई ने ये बताया कि मैं तुमसे जीवन में 5 वर्ष अधिक बड़ा हूँ और यह जो अंतर है ये तुम तो क्या खुदा भी दूर नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना कर लो और कितने भी आगे क्यों ना पहुंच जाओ। तो इन आधारों पर पता चलता है कि जो बड़ा भाई है वो वास्तव में अपने छोटे भाई के से कितना स्वभाव में कितना भेद रखता था, विभेद रखता था और उन दोनों में कितना अंतर था। अब बात आती है कहानी का मुख्य उद्देश्य। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी कहानियां लिखी वो समाज के अंदर घटित चरित्रों से या पात्रों से ही शिक्षा पाकर के लिखी, ताकि ऐसी कहानियों को आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़कर भी शिक्षित हो सके। तो इस कहानी के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है, पहला,
बाल मनोविज्ञान को उजागर करना। अब बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान ये है कि बच्चे जो है शिक्षा को उसी क्रम में पसंद करते हैं जब तक उनकी रुचि जो है उस शिक्षा के कार्य में बनी रहे। जहां उन्हें लगता है कि अब इस शिक्षा से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बोरियत अनुभव करते हैं, वहां वो शिक्षा से थोड़ा थोड़ा अपनी दूरी बढ़ाने लग जाते हैं। तो यहाँ दोनों जो बालक हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई, हालांकि बड़ा भाई भी बालक ही है लेकिन वो छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़ा है, तो अपने उसी आदर्श को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन है तो उसके मन में भी बच्चा ही। जब उसने स्वीकार किया कि मुझे भी पतंग उड़ाने का मन करता है, क्रिकेट और हॉकी के जो मैच होते हैं वो देखने और उनमें शामिल होने का मन करता है, लेकिन मैं इन सारी चीजों से दूरी बनाए रखता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श स्थिति को कायम कर सकूं। यहाँ उन्होंने बाल मनोविज्ञान को वहां पर उद्धृत किया है। दोनों भाइयों के जो मानसिक विचार हैं उन दोनों में अंतर है। एक अध्ययन में लीन रहना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा खेल में निरत रहना चाहता है। फिर आता है यहाँ कहानी के पीछे उद्देश्य क्या है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में विद्यमान कमियों को भी उजागर करना, उन कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना। अब प्रेमचंद जी ने ये जो कहानी लिखी ये हमें बताती है कि हमारी शिक्षा पद्धति जो है उस शिक्षा पद्धति में रटंत का नाम ही शिक्षा रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनका एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है और इसी निर्धारित पाठ्यक्रम को हमें उस 1 वर्ष की अवधि में पूरा रट लेना पड़ता है। जब आपने उस पूरे ज्ञान को रट लिया तो सबसे पहला उद्देश्य यहाँ का है बाल मनोविज्ञान को हमारे सामने उजागर करना। दोनों बालक हैं, चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, उन दोनों बालकों के मानसिक जो विचार हैं उनमें क्या अंतर था उसको लेखक ने यहाँ अभिव्यक्त किया। दूसरा, एक तो अनुशासित है बड़ा भाई और दूसरा उच्छृंखल है जो नियंत्रण में रहना नहीं चाहता, जो स्वतंत्र प्रवृत्ति को ज्यादा महत्व देता है। तो यहाँ बाल मनोविज्ञान को उन्होंने हमारे समक्ष उपस्थित किया। दूसरा है शिक्षा पद्धति में जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर किया। रटंत का नाम ही शिक्षा बना डाला है, यानी जो ज्ञान आप रट करके प्राप्त करोगे और उसी ज्ञान को जब आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में हूबहू उतार दोगे तभी परीक्षक आपको पूरे में से पूरे अंक देगा। और वो यही चाहते हैं कि बच्चे जो है किताब का एक एक अक्षर रट डालें। यह वास्तव में ये जो है ये हमारी शिक्षा पद्धति की बहुत बड़ी कमी है और इसी कमी को दूर करने का प्रयास जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने स्तर पर किया है। और तीसरी कमी यहाँ पर उजागर की गई है क्या कि अनुभव को उद्देश्य है यहाँ पे कहानी का अनुभव को श्रेष्ठ मानना और किताबी ज्ञान को कम महत्व देना। इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जो पुराने बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी स्कूल का रुख ही नहीं किया, अपने विद्यालय की ओर वो कभी गए भी नहीं, उन्होंने किसी तरह की किताबों को नहीं पढ़ा, तो फिर भी उनके अंदर आज इतना ज्ञान है कि जब भी नई पीढ़ी जो है भविष्य की पीढ़ी है कोई कार्य की शुरुआत करती है तो अपने घर के बुजुर्गों से कुछ ना कुछ जो है मार्गदर्शन प्राप्त करती है। तो वो मार्गदर्शन देने योग्य कब बने? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव को प्राप्त किया। एक्सपीरियंस भी कोई चीज हुआ करती है, केवल मात्र किताबों को पढ़ करके अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करने ही शिक्षित होने का जो प्रमाण नहीं है। तो मुख्य रूप से इस कहानी का यही उद्देश्य है। तो हमारे पास 2 मुख्य बातें आती हैं। पहली आती है बड़े भाई साहब के स्वभाव की विशेषताएं। फिर से कह रही हूँ बेटा, बड़े भाई के स्वभाव की इन्हीं विशेषताओं के माध्यम से आपको इस पाठ के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है। बड़े भाई के स्वभाव की यानी चरित्र की विशेषताओं में सबसे पहला है जो आपके पाठ्य पुस्तक का चैप्टर जहाँ शुरू हो रहा है तो वहीं दिया गया है, तालीम को बहुत महत्वपूर्ण विषय मानना। बड़ा भाई जो है तालीम यानी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण विषय मानता था और ये मानता था कि जिस तरह से नींव जब तक पक्का नहीं होगी तो उसके ऊपर मकान भी पायदार नहीं हो सकता, उसी तरह से अगर व्यक्ति की तालीम यानी शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उसका जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि बड़ा भाई जो है तालीम को और ज्यादा जो है मजबूत बनाने के लिए वो एक ही दर्जे में
2-2 साल, कभी कभी तो 3-3 साल भी पढ़ा रहता था। फिर है अध्ययनशील। जो बड़ा भाई है वो हर समय पढ़ाई में ही निरत रहता था। वो अपने छोटे भाई के समक्ष एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहता था। वो हर समय किताबों और कॉपियों में ही मग्न दिखाई देता था। लेकिन कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए कहाँ कहाँ चित्रकारी करना, कई कई शब्द, कई कई वाक्य इस तरह से लिखना जिनमें कोई तुकबंदी नहीं बैठती, इस तरह से कई कार्य कर लिया करता था। अगला है वो अपने छोटे भाई के प्रति बहुत जिम्मेदार था। वो ये मानता था कि छात्रावास में जब वो अपने पूरे गांव को छोड़कर, परिवार के लोगों को छोड़कर छात्रावास में अपने छोटे भाई के साथ रह रहा है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो छोटे भाई का पथ जो है प्रशस्त करे, उसे पथ भ्रष्ट ना होने दे। जहां कहीं भी छोटे भाई के द्वारा कोई गलती की जाती है तो बड़ा भाई जो है उसे नसीहत भी देता है और फजीहत भी करता है, उसको सुझाव भी देता है और कहीं कहीं डांट और डपट लगा करके उसको उसका जो मार्ग है वो प्रदर्शित करने की कोशिश भी करता है। अगला जो है बड़े भाई के स्वभाव की महत्वपूर्ण विशेषता है कि बड़ा भाई ये मानता है कि बुद्धि का विकास जो है वो महत्वपूर्ण विषय है। केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करके अच्छे अच्छे अंक अर्जित कर लेना ही शिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। और अंत में उन्होंने ये बताया, जो आपकी सेकंड लास्ट पेज है इस चैप्टर का, उसमें बताया कि मात्र शिक्षा प्राप्त कर लेना या बड़ी बड़ी क्लासों में बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल कर लेना ही उचित नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अनुभव भी होना चाहिए। क्या जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं वहां पर किताबी ज्ञान हमारे लिए क्षीण हो जाता है, कम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन व्यक्ति को अनुभव जो है वो मिलता रहता है। अगर आप किसी कार्य को करके देखोगे तभी आपको अनुभव प्राप्त होगा। तो इन सारे विषयों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बड़ा भाई है उसके चरित्र में ये सारी विशेषताएं मौजूद थी और इसी के आधार पर जो है आगे आपके प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा अच्छे ढंग से दिए जा सकेंगे। तो मुझे लगता है बेटा हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। कल हमने कहानी पढ़ी, कहानी को चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करी। अब मैं यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि कहानी में मुख्य जो चीज है, मुख्य जो विषय है वो क्या है। मुख्य विषय में आता है यहाँ बड़े भाई के चरित्र की विशेषताएं, जिनके माध्यम से उस पाठ का ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य हमारे सामने उपस्थित होता है और साथ में कहानी का उद्देश्य, एक तो बाल मनोविज्ञान को उजागर करना, दूसरा आज की शिक्षा पद्धति की कमियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना, और तीसरा व्यवहारिक ज्ञान या अनुभव को श्रेष्ठ मानना, मात्र किताबी ज्ञान पर ही आधारित न रहना। किताबी ज्ञान महत्वपूर्ण है लेकिन अपने स्तर पर, लेकिन अगर आपको किताबी ज्ञान के बजाय आपने उस किताबी ज्ञान को अपने जीवन के उन पड़ावों पर काम में नहीं लिया जहां वो ज्ञान काम में लेना चाहिए था, तो वो किताबी ज्ञान भी ढेर हो जाता है अनुभव के ज्ञान के समक्ष। तो इस प्रकार यहाँ हमारे ये दोनों उद्देश्य जो है पूर्ण होते हैं। अब आता है अभ्यास प्रश्नों का क्रम। अभ्यास प्रश्नों में आपके शुरुआत वाले प्रश्न है कि 1 से 2 पंक्ति में उत्तर दीजिए। वो उत्तर जो है जैसे जैसे मैं यहाँ आपके समक्ष लिखती जाऊंगी वैसे वैसे आप स्वयं उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे कि 1 से 2 पंक्तियों में उत्तर दीजिएगा। जो पहला प्रश्न है वो क्या है? 1 से 2 पंक्तियों में उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न मुंशी प्रेमचंद जी ने जिस पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो है कथानायक। कथानायक यानी लेखक। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो जब हमने कल कहानी पढ़ी थी मैंने रुचि का अंतर समझाया था। उस रुचि के अंतर में था बड़ा भाई तो अध्ययनशील था और छोटा भाई जो खेल में ही निरत रहता था। तो आपका जहाँ पाठ शुरू हुआ है उस पाठ का जो सेकंड पेज है, द्वितीय पृष्ठ पर इस बात को अंकित किया गया है कि जो कथानायक है उसकी रुचि पढ़ाई की बजाय खेलों में थी। खेल भी कैसे? छोटे छोटे कंकरियां वो उठा उठाकर निशाना साधना, कागज की तितलियां बनाकर उन तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागना, और कोई साथी मिल जाए तो कहना ही क्या, छात्रावास के ही मुख्य दरवाजा जो है, मुख्य द्वार के उसी दरवाजे पर चढ़ करके उसे आगे और पीछे की ओर ले जाना और मोटर कार का आनंद प्राप्त करना। तो किताबों से तो वो कोसों दूर भागता था और खेल में ही उसका मन लगा रहता था। तो इस प्रकार कथानायक की रुचि इन्हीं कार्यों में थी। अगला प्रश्न कहता है कि बड़े भाई छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछता था? तो जहां पर मैंने आपको कल कहानी समझाई थी उसमें दिया हुआ था कि जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई से एक ही प्रश्न और एक ही गंभीर मुद्रा में पूछता था। और वो प्रश्न क्या था कि उनका एक ही प्रश्न होता था, कहाँ थे? और ये इतनी गंभीर मुद्रा में पूछा जाता था कि छोटा भाई जो है वो मौन रह जाता था।
और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वो दिया गया है कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। एक तो पहली बार जब कक्षा में अव्वल आया तो उसे बड़ी खुशी हुई, और दूसरी बार भी संयोगवश उसे अपनी परीक्षा में सफलता हासिल हुई, तो फिर क्या हुआ। तो फिर उसके मन में आया कि बड़ा भाई जो है हर समय पढ़ाई करके अपना खून जलाता है, उसे क्या हासिल हुआ, सफलता तो उसे मिली नहीं, और मैं जो है खेल भी खेलता हूँ और खेल खेलने के साथ साथ इतनी पढ़ाई भी कर लेता हूँ ताकि मुझे विद्यालय में किसी शिक्षक की डांट ना खानी पड़ी और मेरे सहपाठियों के मध्य मेरी हंसी ना उड़े। तो वो क्या करता है, तो उसने कहा कि जो दूसरी बार जब छोटा भाई अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसकी जो स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता जो है यानी आजादी, उसकी स्वच्छंदता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। स्वच्छंदता बढ़ जाने का क्या अर्थ है कि जो छोटा भाई है वो हर समय खेलों में ज्यादा रुचि दिखाता है, और खेलों में ज्यादा रुचि दिखाते हुए पढ़ाई से दूर जाने लगता है। किताबें हाथ में लेना उसे पहाड़ के सदृश प्रतीत होता है। तो यहाँ ये प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, बड़े भाई और छोटे भाई में उम्र के हिसाब से कितना अंतर था और वो कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई से 5 वर्ष बड़ा था, और कौन सी कक्षा का छात्र था, 9वीं कक्षा का छात्र था, जबकि छोटा भाई 5वीं कक्षा का छात्र था। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण होता है। और 1 से 2 पंक्तियों का अंतिम प्रश्न है, बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या कार्य करते थे। तो बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए अपनी किताबें और कॉपियों के हाशियों पर, मार्जिन लाइन पर कहीं चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि का चित्र बनाते थे। कभी कभी एक शब्द, एक वाक्य या अक्षर को बार बार लिखते रहते थे, और कभी कभी तो ऐसी शायरी लिखते थे जिसके अंदर कोई तुकबंदी नहीं होती थी। इस प्रकार के कार्य वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए किया करते थे। अब बात आती है 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए का पहला है कि छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और उसका पालन क्यों नहीं किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उसका अमल करना दूसरी बात। फिर से सुनिएगा बेटा, प्रश्न जैसा आपके अभ्यास में दिया गया है वो तो है ही, इसका रूप परिवर्तित करके भी आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है। तो जो ये आपका अभ्यास का प्रश्न है और जो अभी मैंने आपसे पूछा है, इन दोनों का उत्तर यही है कि जब बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई की फजीहत की गई तो छोटा भाई एक बार निराश हो जाता है, लेकिन साहस बटोर कर वो अपने बड़े भाई के समक्ष जो है वो उनको किसी न किसी तरह उदाहरण के तौर पर जवाब देना चाहता है। इसके लिए वो अपना समय प्रबंधित करता है, यानी एक टाइम टेबल बनाता है, और उस टाइम टेबल के मध्य में खेल के विषय के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं करता है। टाइम टेबल क्या था कि सुबह 6 बजे उठना, 6 बजे उठ करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ना, 8 से 9 हिसाब यानी गणित पढ़ना, 9 से 9:30 ग्रामर वगैरह करके फिर विद्यालय की ओर चले जाना, विद्यालय जाने भोजन वगैरह करके विद्यालय चले जाना, विद्यालय से जब वो 3:30 लौटे तो 3:30 लौट कर आधे घंटे का रेस्ट करना, आधे घंटे का आराम करने के पश्चात 4 से 5 फिर से वो अपना कार्य शुरू करता है, इतिहास भूगोल पढ़ना, 4 से 5, 5 से 6 फिर भूगोल के बाद कंपोजिशन पढ़ना, फिर 6 से 6:30 छात्रावास के आगे पीछे इस तरह से टहलना, 7 से 7:30 ग्रामर पढ़ना, फिर वो है रात्रि का भोजन वगैरह करने के पश्चात 8 से 9 हिंदी पढ़ना, 9 से 10 विविध विषय। इस तरह से जो है वो अपना टाइम टेबल निर्धारित करता है, लेकिन टाइम टेबल के अंदर खेल के विषय के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। इसलिए वो जो छोटा भाई है
अगले ही दिन से इस टाइम टेबल की अवहेलना करना शुरू कर देता। और अवहेलना के लिए क्या कारण थे जो उसको उद्दीप्त कर रहे थे? तो क्या थे कि अगले ही दिन जब वो छात्रावास की छत पर से बाहर की ओर खेलते हुए बच्चों को देखता। अब क्या गेम थे? वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती, कबड्डी के दाव भात और फुटबॉल की जो तेजी है। तो इन सारे खेलों को देखते हुए जब छात्रावास के अन्य छात्र खेलते थे तो छोटे भाई से अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता था और टाइम टेबल को भुलाकर और अपने सारे साहस बटोरकर निर्धारित समय प्रबंधन को भूलकर वो वापस से खेलों में निरत हो जाता। इसी गद्यांश में बेटा अंत में एक लाइन और दी गई है जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। वो ये है कि उसकी स्थिति क्या थी छोटे भाई की, कि माया और मोह में बंधे रहने वाले, मौत और विपत्ति के बीच में फंसे हुआ मनुष्य, मौत और विपत्ति के, मौत तो आनी है और जीवन में मुसीबतें भी बहुत हैं, मौत और विपत्ति में फंसा हुआ मनुष्य जो है वो आगे चलकर भी माया और मोह में जो है पड़े रहना नहीं भूलता है। उसी तरह से नसीहत और फजीहत करवाने के बाद भी छोटा भाई जो है वो खेलों से अपना ध्यान नहीं हटा पाता है। क्योंकि इसका क्या अर्थ है कि ये छोटे भाई की मनोस्थिति से सूचित करते हुए ये कथन कहा गया है। लेखक का ये मानना है कि मनुष्य जो है उसे पता है कि मौत तो आनी है और साथ में जीवन में संकट और मुसीबतें भी हमें सहन करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मनुष्य इस सांसारिक माया मोह में उलझा रहता है। उसी तरह से जो छोटा भाई था उसे पता था मुझे बड़ा भाई नसीहत तो देगा ही और कहीं ना कहीं गलती हुई तो मेरी फजीहत भी करेगा, लेकिन फिर भी वो खेलों में पड़ा रहता है, खेल के प्रति उसकी रुचि कम नहीं होती। तो बेटा 3 प्रश्न यहाँ बनते हैं कि 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न जो दिया गया है कि छोटा भाई टाइम टेबल क्या क्या निर्धारित करता है और फिर भी वो उसका पालन क्यों नहीं कर पाता, इसी को मैंने घुमाकर पूछ लिया कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और स्पष्ट कीजिए। या जिस तरह से माया, मौत और विपत्ति के बीच में भी मनुष्य माया और मोह में बंधा रहता है, उसी प्रकार से नसीहत और फजीहत, डांट डपट और फटकार खाकर भी जो छोटा भाई है उसकी रुचि खेलों से कम नहीं हुई, इस कथन को भी स्पष्ट कीजिए। तो इसका कुल मिलाकर उत्तर एक ही होता है। ये 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके इसी प्रश्न में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आता है कि एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के समक्ष आया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? बड़ी ही जबरदस्त प्रतिक्रिया थी कि एक दिन छोटे भाई ने क्या किया, अपने बड़े भाई की बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रातःकाल उठकर वो अपने दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेलने के लिए चला गया और 9 बजे जब छात्रावास में भोजन यानी सुबह का जो लंच है वो करने का समय होता है, जब वो छात्रावास में उपस्थित होता है तो उसकी भेंट बड़े भाई से होती है और बड़ा भाई जो है उस पर गुस्सा होता है और गुस्सा होते समय वो अपने व्यंग्य बाणों की, सुक्ति बाणों की यानी कटाक्ष करने वाले बाणों की तलवार खींच लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो दिमाग हो गया है, यानी घमंड हो गया है और घमंड तो इस संसार में बड़े से बड़े व्यक्ति का भी नहीं रहा, इसलिए अपने आप पर अभिमान मत करो। ये 25 से 30 शब्दों में उत्तर यहाँ पूर्ण होता है। बड़े भाई साहब को अपने छोटे भाई के समक्ष अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बेटा सीधी सी बात है, बड़ा भाई उम्र में बड़ा था और 3 दर्जे आगे था, तो वो अपने छोटे भाई के समक्ष एक आदर्श स्थिति कायम करना चाहता था। वो ये चाहता था कि छोटा भाई जो है वो उसको आदर्श मान करके बड़े भाई का अनुकरण करे। इसलिए चाहे पतंग उड़ाने का हो, खेल खेलने का हो, हॉकी या क्रिकेट के मैच हो, वो किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेता था। हर समय अपनी इच्छाओं को इसलिए दबाता था। पाठ परिचय का अंतिम जो गद्यांश है इसमें आपका उत्तर आपको अच्छे से मिल जाएगा, ताकि वो एक आदर्श स्थिति कायम कर सके और छोटे भाई को भी जो है उसका पथ प्रशस्त कर सके, इसलिए वो अपनी मन की इच्छाएं दबा लेता था। और यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? ये तो सभी के घर की बात है कि आपसे उम्र में जो बड़ा है वो यही सलाह देता है, तो वो ही सलाह बड़ा भाई देता था। बड़ा भाई छोटे भाई को समय की कीमत पहचानते हुए और दादा यानी पिताजी के गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई के रुपयों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए पढ़ने की सलाह देता था,
ताकि उसके समय का जो है वो सदुपयोग हो सके और जिस उद्देश्य के लिए वो छात्रावास में आए हैं उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके, क्योंकि वो ग्रामीण परिवार से संबंधित थे और पढ़ाई करके और उसमें सफलता अर्जित करना उस समय हंसी खेल नहीं माना जाता था। तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को हर समय जो है यही सलाह देता था कि वो पढ़ाई की कीमत पहचाने और पढ़ाई की कीमत पहचानते हुए खेलों में कम रुचि दिखाई और पढ़ाई में ज्यादा रुचि दिखाए, ताकि परीक्षा में उसे सफलता मिलती रहे। क्योंकि कभी उत्तर आ गया यहाँ पे, और इसी का अंतिम है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? अच्छा फायदा उठाया। छोटे भाई ने बड़े भाई के नरम व्यवहार का यह फायदा उठाया कि उसने ये अपनी स्वतंत्रता को बढ़ा लिया। वो अपने आप को आजाद महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि बड़ा भाई जो है मुझसे अब एक ही दर्जे पीछे आगे है, तो अब वो अपना मुझे भी टोकने का अधिकार हो चुके हैं। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा खेलों में समय बिताने लगा और पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे उसने दूरी बढ़ा ली। तो इस प्रकार बेटा 25 से 30 शब्दों में भी उत्तर यहाँ पूरे होते हैं। अब क्रम आता है 50 से 60 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दीजिए और भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जिसमें आशय स्पष्ट करो, भाषा अध्ययन के प्रश्न। तो बेटा इन सारे प्रश्नों से संबंधित जो है पीडीएफ बना करके आप लोगों को आपके ही पर्सनल नंबर पे भेज दी जाएगी। यहाँ मुझे लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब समझ आ गई, उस कहानी का उद्देश्य समझ आ गया, कहानी हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल की गई, इसके पीछे उनका क्या कारण रहा, वो कारण समझ आ गए। तो इस तरह ये लेसन जो है पूर्णतया यहाँ स्पष्ट होता है और पूर्ण होता है। इसी कक्षा में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह घर पर सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाते रहें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाते रहें। धन्यवाद बेटा।